Okay, let's continue today's topic, how participants saw the movement. अभी जो नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो भी मूवमेंट्स चलाए गए, उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह से देखा. ठीक है. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement and why did they join the movement and what were their ideals and what did Swaraj mean to them. आपने पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया बेटा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर चुके हैं. तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, उसको इन्होंने किस ढंग से लिया. वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, क्यों उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया, क्या उनके आइडियल्स थे और स्वराज का मीनिंग वो क्या लेके चल रहे थे. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट पर्सन यानी डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द कंट्री साइड, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. यानी हम अलग अलग प्लेसेस की बात करें, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, तो कंट्री साइड यानी विलेजेस के अंदर जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी. ठीक है बेटे. तो रिच पीजेंट कम्युनिटी, उनके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पतिदार्स ऑफ गुजरात और जाट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश. वो इस मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव थे. Being producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling price. आपको पहले भी हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया था बेटा कि डिप्रेशन आ गई थी. डिप्रेशन आने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम होने से क्या हुआ, प्राइस लेवल रिड्यूस हो गया. तो जो रिच पीजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये कमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे. कमर्शियल क्रॉप यानी जो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है. तो जब डिप्रेशन आ गई, इन गुड्स की डिमांड कम हो गई, यानी इन क्रॉप्स की डिमांड कम हो गई, क्रॉप्स की डिमांड कम होने से प्राइस लेवल फॉल हो गया. प्राइस लेवल फॉल होने से क्या हुआ, उन प्रोड्यूसर्स को, उन पीजेंट्स को क्या हुआ, काफी ज्यादा नुकसान. दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन. तो काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. अभी उनकी कैश इनकम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. रीजन, डिप्रेशन की वजह से डिमांड कम हो रही है. एक तो डिमांड कम है, ऊपर से प्राइस लेवल कम है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी कैश इनकम जो थी वो कम हो रही थी. जब उन पीजेंट्स की कैश इनकम रिड्यूस होती चली जा रही थी, तो वो गवर्नमेंट को जो उन्हें रेवेन्यू देनी होती थी, यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर रहे थे, वो कैसे पूरा करें, वो पे करना उनके लिए क्या हो रहा था, काफी डिफिकल्ट हो रहा था. At the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. वो लोग क्या चाहते थे, उनकी क्या विश थी कि ये जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो जाए, यानी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो कम पे करना पड़े. लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया. आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट की, ठीक है, रेवेन्यू को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा. तो इस रिफ्यूजल के बाद एक वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, यानी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्या हो गया, वो लोग एनोइड हो गए इस सारी पोजीशन से कि एक तो रेवेन्यू कम हो रही है, ऊपर से टैक्स भी पे करना है काफी ज्यादा, टैक्स के अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा. तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा क्या आ गई, रिसेंटमेंट आ गई. And these rich peasants become enthusiastic supporter of the civil disobedience movement. यानी जो रिच पीजेंट थे, इन्हें काफी एंथुजिज्म के साथ, यानी काफी जोर शोर के साथ इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या किया था, ज्वाइन किया. Organizing their communities and at time facing reluctant members to participate in the boycott programs. यानी काफी एंथुजिज्म के साथ इन रिच पीजेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. उसके साथ उन्होंने अपनी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज की, और जो लोग मतलब ऐसे लोग थे जो कि बायकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, यानी जो उसके लिए डिजायर्ड नहीं थे, रेलिक्वेंट थे. रेलिक्वेंट मीन्स नॉट डिजायर्ड, यानी वो उस बायकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, मतलब एक तरह से फोर्स किया उन्हें इस मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेने के लिए. फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. अब उनके लिए जो फाइट थी स्वराज की, वो क्या थी, गवर्नमेंट की हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थी. यानी अलग अलग लोगों ने स्वराज का मीनिंग, अलग अलग सोशल ग्रुप ने स्वराज का मीनिंग अलग अलग लिया था.
तो यहाँ पर इन रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट को हाई रेवेन्यू पे करनी पड़ रही है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, उसमें रिडक्शन हो जाए. तो फॉर देम द fight for Swaraj was a struggle against high revenue. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. अब क्या था कि वो चाहते थे कि रेवेन्यू रेट जो है वो रिवाइज हो, रेवेन्यू रेट में रिडक्शन हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस मूवमेंट को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया. इस मूवमेंट को जब बंद कर दिया गया 1931 में और रेवेन्यू रेट भी रिवाइज नहीं हुए, सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 many of them refused to participate. यानी जब उनकी डिमांड फुलफिल हुए बिना ही ये जो हमारा मूवमेंट था इसे बंद कर दिया गया, तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए. और 1932 में जब इस मूवमेंट को रीस्टार्ट किया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप कर रहे थे कि जो कंट्री साइड के अंदर जो रिच पीजेंट्स थे जो कि कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, ऐसे लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरह से लिया था, वो स्वराज का मीनिंग क्या लेके चल रहे थे. दे वांट टू रिडक्शन इन द रेवेन्यू, दे वांट टू रिडक्शन इन द टैक्स. जो कि वो टैक्स पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, वो उसमें रिडक्शन चाहते थे. बिकॉज उनकी कैश इनकम क्या हो रही थी, वो रिड्यूस हो रही थी. कैश इनकम क्यों रिड्यूस हो रही थी बेटा, एक डिप्रेशन आ चुकी थी एंड ड्यू टू द डिप्रेशन डिमांड जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, प्राइस लेवल जो था वो रिड्यूस हो रहा था उनकी क्रॉप्स का, उनकी कैश इनकम रिड्यूस हो रही थी. सो दे वांट रिडक्शन इन द टैक्सेस की जो टैक्स उन्हें पे करने पड़ रहे हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. बट ऐसा नहीं हुआ, सो वो डिसअपॉइंटेड हो गए. नेक्स्ट था हमारे पास द पुअरर पीजेंट वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉन्गनिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. अब जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं था कि रेवेन्यू डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाए. ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट को लैंडलॉर्ड्स रेवेन्यू पे कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह का रिडक्शन आए, इससे पुअर पीजेंट्स को कोई कंसर्न नहीं था. मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, वो छोटे छोटे, मतलब एक तरह से टेनेंट्स कौन होते हैं, जिनकी अपनी लैंड नहीं होती, जो रेंट पे लैंड लेकर क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं. उन्होंने लैंड लॉर्ड से रेंट लैंड ली और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं. तो ऐसे स्मॉल जो टेनेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे करते थे. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled मींस क्या होगा, टू बिकम स्मॉल, टू बिकम लो. जैसे जैसे डिप्रेशन आया उनकी भी कैश इनकम क्या हो रही थी बेटा, वो भी रिड्यूस होती चली जा रही थी. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindle मींस टू बिकम स्लो, become low or become small. The small tenants found it difficult to pay their rent. यानी जैसे जैसे उनकी कैश इनकम कम होती चली जा रही थी तो जो टेनेंट्स थे उनके लिए रेंट पे करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था. दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड. तो वो क्या चाहते थे कि जो उनका लैंड जो रेंट उन्होंने पे नहीं किया उसे रिमिटेड कर दिया जाए. रिमिटेड होता है टू कैंसिल ऑफ समबॉडीज डेप्ट, यानी किसी के डेप्ट को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, उससे वो डेप्ट जो उधार उसने लिया वो वापस ना लेना. यानी दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, यानी उनका जो उन्होंने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है उसे क्या कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए, इस तरह से उनसे ना लिया जाए. तो यहाँ पर पुअर पीजेंट्स को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं था कि लैंडलॉर्ड आगे कितनी टैक्स पे कर रहा है. उन्हें क्या कंसर्न था कि उनसे जो रेंट लिया जा रहा है उसे क्या कर दिया जाए, उसे एक तरह से माफ कर दिया जाए. They joined a variety of radical movements often led by socialists and communists. उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन किया बेटा, जो कम्युनिस्ट लोग चला रहे थे या जो सोशलिस्ट चला रहे थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन किया. apprehensive of raising issue. apprehensive means worried और हम कह सकते हैं afraid. apprehensive of raising issue that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. अब इस लाइन को बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे. अभी जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो पुअर पीजेंट्स के इस मूवमेंट को आगे नहीं
जो हमारे हम ये बात करें कि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो अनविलिंग थे किस चीज में, वो पुअर पीजेंट्स के इन इश्यूज को आगे नहीं उठाना चाहते थे, उनके इश्यूज को रेज नहीं करना चाहते थे, वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। रीजन तो हमारा जो लास्ट में हम कर रहे थे बेटा, अप्रेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। अप्रेंसिव मीन्स मैंने पहले भी बताया बेटा, अप्रेंसिव होता है अफ्रेड, एक तरह से वरिड होना। यानी कांग्रेस लीडर किस चीज से वरिड थे, वो वरिड थे कि अगर वो लैंडलॉर्ड्स की अगेंस्ट जो है पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स को हेल्प करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, लैंडलॉर्ड्स उनसे अनॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने पुअर पीजेंट के नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है बेटा, जिससे क्या हो गया, पुअर पीजेंट्स और जो कांग्रेस लीडर्स थे उनके रिलेशन जो थे वो क्या हो गए, वो खराब हो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास था बेटा, व्हेन व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब बिजनेस क्लासेस ने इस मूवमेंट को कैसे लिया, how did they relate to the civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industries had made huge profit and become powerful. अब क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे जो भी इंडस्ट्रीज थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा, क्योंकि उन दिनों में काफी डिमांड हो गई थी, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की काफी डिमांड हो गई थी, तो उन्होंने काफी प्रोडक्शन किया, सेल किया, तो ह्यूज प्रॉफिट गेन किया और काफी पावरफुल बन गए। कौन, हमारे मर्चेंट्स, हमारे इंडस्ट्रीज। किस टाइम पे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अभी वो क्या चाहते थे, किस चीज में उनका इंटरेस्ट था, दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो वो गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज के अगेंस्ट थे, उन कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट थे जो उनके बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। ठीक है ना बेटा, दे वांट एक्सपेंड देयर बिजनेस, तो गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज के क्या हो गए, वो अगेंस्ट हो गए। They wanted protection against import of foreign goods and rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. अभी यहाँ पर दो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, बड़े केयरफुली आपको सुनने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चाहते थे, वो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स से क्या चाहते थे, एक तरह से प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो, अगर बाहर से गुड्स आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, मशीन मेड गुड्स होंगी ज्यादा, मतलब अगर वो चीप आएंगी, सस्ते में आएंगी, तो क्या होगा कि यहाँ जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनकी गुड्स की सेल कम हो जाएगी। तो वो क्या चाहते थे कि फॉरेन गुड्स से जो, मतलब फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट किया जा रहा है, उससे हमारे इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरा एक था रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। जैसे क्या होता है कि बेटा, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ क्या एक्सचेंज करना, कैसे एक्सचेंज करना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेशियो होती है। यानी अगर हम ये कहें कि डोमेस्टिक करेंसी की जो है एक्सटर्नल वैल्यू, उस समय स्टर्लिंग होती थी करेंसी, और हमारे यहाँ तो रुपये चलता था। इन दोनों में एक्सचेंज रेशियो को इस तरह से किया जाए कि जो इंपोर्ट है वो क्या हो, डिस्क्रेज हो। यानी अगर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के कंपैरिजन में कम ज्यादा होती है, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो वो ये चाहते थे कि इस तरह से ये एक्सचेंज रेशियो हो कि हमारे जो इंपोर्ट है, जो बाहर से हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हो, वो डिस्करेज हो। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries यानी FICCI in 1927। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। दे फॉर्म द इंडस्ट्रियल एंड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। यानी इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1920 में। और दूसरा जो फिक्की की एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई, 1927 के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। और इनकी लीडरशिप कौन कर रहा था, इनकी लीडरशिप कर रहे थे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला। अब ये पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जो कि काफी मेन हम इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, और जीडी बिरला, ये इनकी क्या कर रहे थे, इन ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप कर रहे थे। And the industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो जो ये इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, उसको काफी
मतलब उसको उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ तो उसे क्या किया, ज्वाइन किया, उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो क्या चाहते थे, कॉलोनियल कंट्रोल के अगेंस्ट, यानी जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो उनके अगेंस्ट थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods, यानी वो imported goods को यूज नहीं करना चाहते थे, मतलब उनको यूज करने पर वो चाहते थे कि रोक लगे। Most businessmen came to see Swaraj at a time when colonial restrictions or business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। यानी ज्यादातर बिजनेसमैन क्या चाहते थे, यानी स्वराज का मीनिंग को क्या लेके चल रहे थे कि जो बिजनेस हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हो, यानी वो ये चाहते थे कि उनका बिजनेस फ्लोरिश करे विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, विदाउट एनी मतलब किसी ऑब्स्टेकल के, वो क्या हो, उनका जो है बिजनेस फ्लोरिश करे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसिस्टिक। पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसकी फेलियर हो गई, उसके कोई रिजल्ट्स नहीं, नेगोशिएशन बीच में ही ठप हो गई, तो उसके बाद इन बिजनेस ग्रुप ने उतनी एंथुसिस्टिज्म के साथ, यानी उतने एंथुसिज्म के साथ जो है इसके अंदर हिस्सा लेना बंद कर दिया, यानी बहुत लंबे टाइम तक उतने जोर शोर के साथ वो इस मूवमेंट के साथ जुड़े नहीं रहे। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged